हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोस्टर एकेडमी। एंड आज हम बात करने वाले हैं सीटेट क्लास के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पर ही लिखा है, एनसीईआरटी हिस्ट्री की हम क्लासेस यहाँ पर शुरू कर रहे हैं और ये क्लास 6th का आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर होने वाला है। डाउट क्लियर क्लास इसलिए है क्योंकि आई होप कि मैं आपके सारे डाउट इसमें क्लियर कर पाऊँ और आपको आगे इस चैप्टर में इस क्लास के बाद कोई प्रॉब्लम ना रहे। और हाँ, वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी जो कि मैक्सिमम चांसेस हैं आने के। ठीक है, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको बाहर से नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में से ही पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है और क्या चीज़ पूछी जाती है, किस तरीके से पूछी जाती है, सिर्फ वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपकी क्लास अब शुरू कर लेते हैं और यहाँ पर हम फर्स्ट स्लाइड के साथ क्लास अपनी शुरू कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, हिस्ट्री में बेसिकली ये चैप्टर आपका क्लास 6th इस बारे में है, आपको हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए है, इतिहास बताने के लिए कि इतिहास क्या है, बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ है और स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो यहाँ पर इस चैप्टर में तो हम सबसे पहले परिचय करेंगे यानी इंट्रोडक्शन चैप्टर का। उसके बाद कैसे पता लगाएं हिस्ट्री के बारे में, अतीत की जानकारी, लोगों का रहना और यात्रा का क्या मतलब था। ठीक है, देश का नाम, हमारा जो इंडिया है, भारत है, उसके देश उसके नाम के बारे में डिस्कशन करेंगे। अतीत के बारे में क्या कैसे पता चला, स्रोत, यहाँ पर हम स्रोत डिस्कस करेंगे। इसके बाद अतीत एक या अनेक, यहाँ से क्वेश्चन आया था एक बारी एग्जाम में, तो ये भी डिस्कस करेंगे। तिथियों का अर्थ, कि तिथियाँ किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। अब जब हम इतिहास की बात करते हैं तो यहीं पर आपको बता देती हूँ, हिस्ट्री में, बल्कि हिस्ट्री में भी हम सबसे पहले बात करेंगे काल की यानी समय की। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे हम, ये मैं वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ। सबसे पहला आपका होता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसा समय जब आपके पास कोई भी लिखित सामग्री नहीं थी, यानी आपके पास कोई भी रिटन मटेरियल नहीं था जिसको देखकर आप पता लगा सकें कि किस तरीके से क्या चीज़ हिस्ट्री में हुई होगी। तो इस टाइम में हम बेसिकली आदि मानव का काल कह सकते हैं या फिर शुरुआती मानव का काल कह सकते हैं, जहाँ पे उसको लिखने का तो पता नहीं था, लिखने कोई भी लिखित चीज़ मिली नहीं है, लेकिन कुछ उपकरण मिले हैं। ठीक है, मतलब कुछ औजार मिले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, खिलौने मिले हैं, जिन चीज़ों को देख करके पुरातात्विदों ने पता लगाया कि उस वक्त में जो मानव का जो विकास का क्रम है वो क्या रहा होगा। ठीक है, पहले जो मानव है उसने आग जलाना सीखा, फिर धीरे धीरे क्या काम किया, तो ऐसे करते करते उसका जो क्रम है ये यहाँ से डिसाइड होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो इसको प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है और इसमें वो स्थल देखे जाते हैं जहाँ से ये सब चीज़ें मिली और उनको अच्छे तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं, चेक करते हैं और फिर कोशिश करते हैं पता लगाने की कि कितने साल पुरानी चीज़ें हैं और किस तरीके से यूज़ की गई होंगी। दूसरा आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल, इसमें क्या होता है, ये ऐसा टाइम होता है जब आपके पास रिटन मटेरियल है। ठीक है, पहले वाले में लिखित सामग्री नहीं थी, लेकिन इस वाले में लिखित सामग्री थी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका। अब ये वो समय आ गया था जब जो इंसान है, जो मानव है, उसको थोड़ा बहुत, मतलब होमोसेपियंस से आगे का टाइम है ये, मतलब होमोसेपियंस वो मानव कहा जाता है जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया था, मतलब ज्ञानी हो गया था वो। ठीक है, तो ऐसे विकास के प्रोसेस में आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता गया तो आद्य ऐतिहासिक काल आया जिसमें मानव ने लिखना शुरू किया। और ये बेसिकली आपकी सिविलाइजेशंस इसमें हम पढ़ते हैं, सभ्यताएं पढ़ते हैं, जिसमें लोगों ने कई सारी चीज़ें लिखी थी, लिपि थी। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं लिपि का निर्माण इसमें हो चुका था, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, तो हम उस चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, हम फिर भी पुरानी चीज़ों को ही देखते हैं और उनके उस पर ही डिपेंड करता है कि उस समय क्या हुआ होगा। ठीक है, थर्ड आता है आपका ऐतिहासिक काल। कौन सा है? थर्ड है आपका ऐतिहासिक काल। इसमें आपके पास लिखित जो मटेरियल है वो मौजूद है और इसको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है, इसको पढ़ा भी गया है। तो पढ़ने के बाद पता चला कि वो लोग बेसिकली, यहाँ पर आपका वैदिक काल आ जाता है। ठीक है,
वैदिक काल इसमें आ जाता है, जब रिटन मटेरियल आपको मिले हैं और उनको पढ़ा भी जा सका है और जानकारी अच्छे से मिल पाई है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में ज़रूर रखेंगे जब भी हिस्ट्री शुरू करेंगे पढ़नी, ठीक है। ये 3 तरीके से काल का डिवीजन हुआ है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब हम तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये है कैसे पता लगाएं, ठीक है। यानी इतिहास का ज्ञान, इतिहास के बारे में हमें कैसे पता लगाना है, क्या पता लगाना है। देखिए, जब भी आप हिस्ट्री की बात करते हैं तो आप किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहला जो शब्द है वो प्रयोग करते हैं स्रोत। स्रोत मतलब सोर्सेज, जो हमें जानकारी इस वक्त प्राप्त है वो उसका सोर्स क्या है, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इतिहास का पता लगाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्रोत की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि अगर बात करें आज के टाइम में, तो आपको पिछले साल की अगर कोई न्यूज़ निकालने तो उसके लिए आप स्रोत यूज़ करेंगे। कौन कौन से यूज़ करेंगे, आप टीवी देख सकते हैं, आप आज के टाइम में तो इंटरनेट का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी न्यूज़ देखने के, कोई भी जानकारी पता करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको इंटरनेट से मिल ही जाए, लेकिन आप फिर भी उस पर चेक कर सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। ऐसे ही अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें कि अलग अलग कालक्रम के हिसाब से, हमने कालक्रम ऊपर अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो अलग अलग कालक्रम के हिसाब से स्रोत भी अलग अलग ही होते हैं। जैसे आज के टाइम के स्रोत आपके क्या हो सकते हैं, रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है। लेकिन वो समय जब आपके पास इनमें से कुछ भी मौजूद नहीं था, तो आप पूरे तरीके से किन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट थे, इससे पहले वाले टाइम में बुक्स वगैरह, ठीक है, कि जो किताबें हैं वो उन किताबों में क्या मेंशन है। तो बेसिकली जो आपकी किताबें थी वो आपकी मुख्य स्रोत के रूप में थी। अगर उससे भी पहले टाइम के बारे में बात करें, और आज तक भी किताबों के साथ साथ आप रोज आप न्यूज़ में कहीं ना कहीं देखते ही होंगे कि आज कोई पुरा स्थल मिला है, यानी कोई एक ऐसी साइट मिली है, कोई एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर टाइम के कुछ अवशेष मिले हैं, ठीक है। मतलब उस वक्त यूज़ होने वाली कोई चीज़ थी जो आज के टाइम में आपको मिली है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं और रिसर्च करके पता लगाते हैं कि उस समय क्या चीज़ थी, ठीक है। लोग किस तरीके से रहते थे, क्या चीज़ें यूज़ करते थे और उस वक्त की कंडीशन क्या थी, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो उस चीज़ से पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो स्रोत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब है अतीत के बारे में हम जान क्या सकते हैं, हम क्या जान सकते हैं। देखिए, हमने काल विभाजन जब किया था तो उसके हिसाब से हमने तीनों काल के बारे में चीज़ें ऊपर अभी पिछली स्लाइड में पता की हैं कि प्रागैतिहासिक काल में हमने कुछ और पढ़ा था, आद्य ऐतिहासिक काल में हमें कुछ और पता चला इन्फॉर्मेशन, और फिर ऐतिहासिक जो आपका काल आ गया है उसमें हमारे पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं चीज़ें पता करने के लिए। इसमें कम रिसोर्सेज हैं, इसमें तो रिसोर्सेज वैसे ही बहुत कम है, ठीक है। औजार वगैरह, जिसको हम कह सकते हैं कि पाषाण युग, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पाषाण युग। और इसको आप अपनी बहुत सारी जो संस्कृतियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा संस्कृति, और ये आपका आ जाता है वैदिक काल। तो हर काल के हिसाब से आपके पास स्रोत धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलने लगती हैं। तो इस चैप्टर में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप मानव के बारे में पता करते हैं, उससे आगे आए तो वो शिकारी कैसे बना, ठीक है। उसके बाद संग्राहक, अगर हम इतिहास के आगे कालक्रम में बढ़े तो धीरे धीरे फिर शासक, कृषक होने लगे, ठीक है। कृषक के बाद फिर शासक, उसके बाद तो फिर महाजनपद, जनपद बनने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आने लगी, जैसे कि व्यापारियों के बारे में भी हम यहाँ पर जान सकते हैं, व्यापारी, पुरोहित, ठीक है। शिल्पकारों के बारे में आप जान सकते हैं। शिल्पकारों के अलावा और क्या क्या थे, कलाकार थे, ठीक है, कलाकार थे, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस समय कैसे लोग रहा करते थे, कैसा संगीत था, संगीतकार थे, वो किस तरीके का संगीत आया। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण खोज भी हुई होगी हर एक काल में, तो वो जो महत्वपूर्ण खोज है वो वैज्ञानिकों द्वारा की गई। तो इन सब की लाइफ के बारे में और पूरी सोसाइटी के बारे में हम यहाँ पर पता कर सकते हैं कि इतिहास में क्या हुआ था। तो बहुत सारा है पता करने के लिए इतिहास में, लेकिन किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहली चीज़ है स्रोत। बिना स्रोत के जब आपके पास कोई वैलिड चीज़ नहीं होगी, स्रोत नहीं होगा, तब तक आप एकदम एक्यूरेसी के साथ पता नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है आपका, लोग कहाँ रहते थे। तो यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो यहाँ पर नर्मदा नदी को हमने क्यों
सबसे पहले देखा है, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे पहले इसके बारे में बात की गई, नर्मदा नदी की लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो है इसकी लोकेशन सबसे पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए जरा नर्मदा नदी कहाँ पर है, देखिए जरा कहाँ पर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के आसपास का जो एरिया है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए जल्दी से, यहाँ पर जब हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो नर्मदा नदी है ये किस तरफ है। ठीक है, ये जो नर्मदा नदी है ये किस तरफ है। तो देखिए यहाँ पर झेलम नदी है, चेनाब नदी है, यहाँ पर व्यास है, यहाँ पर यमुना है, यहाँ सिंधु नदी है, यहाँ पर सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ हैं, यहाँ गंगा नदी है, ये सतपुड़ा है और ताप्ती नदी, इसके अलावा कावेरी, पेन्नार, महानदी और इधर है हमारे पास नर्मदा नदी। ठीक है, तो क्या आपको मिल गई है नर्मदा नदी की लोकेशन? बिल्कुल, ये है नर्मदा नदी की लोकेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखिए एकदम। तो यहाँ पर आपको इससे क्या पूछा जा सकता है नर्मदा नदी के बारे में, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इनको लाइटली मत लेना क्वेश्चंस को कि ऐसे ही मैप दे दिया गया है, नहीं, CTET में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कई लाख साल पहले, ठीक है, इसकी लोकेशन की क्या है कि कई लाख साल पहले लोग यहाँ पर आए, नदी किनारे पर बसे, और यहाँ पे रहने वाले जो शुरुआत के लोग थे उनमें से कुछ क्या बन गए, कुशल संग्राहक। कुशल संग्राहक, ठीक है, कुशल संग्राहक का मतलब अब क्या होता है, यानी वो लोग, वो इंसान, वो मानव जो अच्छे तरीके से अब संग्राहक बन गया था, यानी चीज़ों को कलेक्ट करने लगा था। ठीक है, खाने पीने की चीज़ों को इकट्ठा करने लगा था। सबसे पहले क्या करता था, वो शिकार के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, शिकार करता था, फिर धीरे धीरे उसने संग्राहक का काम किया, मतलब वो चीज़ें, चाहे वो कैसी भी चीज़ें हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो मांस वगैरह हो, वो सबको कलेक्ट करके रखने लगा और धीरे धीरे उसमें समझ बढ़ती गई। तो सबसे आपसे पूछा जा सकता है कुशल संग्राहक जो है वो कौन से एरिया में थे या कौन सी नदी के पास है, तो आपको टिक करके आना है, वहाँ पर मार्क करके आना है, नर्मदा नदी के पास। ठीक है, और ये आसपास के जंगलों से अच्छे तरीके से परिचित हो चुके थे और अपने भोजन के लिए वो फल और जंगल के जो और चीज़ें थी, अन्य उत्पाद थे, और चीज़ों पे भी डिपेंडेंट हो गए थे, उनको कलेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। और इसके अलावा वो जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, जानवरों का शिकार भी करते थे और कुशल संग्राहक भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको नर्मदा नदी से रिलेटेड ये वाला जो फैक्ट है ये अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि नर्मदा नदी के पास, ठीक है, क्या चीज़ थी, कुशल संग्राहक थे। ठीक है, कुशल संग्राहक और आखेटक। एक वर्ड और आपसे पूछा जा सकता है, आखेटक। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। ठीक है, आखेट का मतलब होता है शिकार और आखेटक का मतलब होता है शिकारी। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है। अब जो सेकंड पॉइंट इसमें आपसे पूछा जा सकता है मैप के अकॉर्डिंग, वो है सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए कहाँ पर है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ लोकेशंस बताई थी, जल्दी से सर्च कीजिए कि किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ कहाँ पर है, किस तरफ है। अब आपको डायरेक्शन भी दी गई यहाँ पर, उत्तर पश्चिम में। क्या, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम किधर पड़ता है डायरेक्शन में, ये पड़ता है इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ देखिए कहाँ पर, ये रहा सुलेमान और ये रहा किरथर। ठीक है, ये रही आपकी सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। अगर हम इनको मैप पर देखें तो देखिए ये कुछ यहाँ पड़ रही हैं अफगानिस्तान के पास, इस एरिया में। ठीक है, ये थोड़ा सा मैप इधर उधर हो गया है, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको इधर की तरफ जूम कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वेट करना भाई। ये रहा इस तरफ। ठीक है, ये रहा इंडिया, यहाँ है पाकिस्तान। ठीक है, और इसके हमें थोड़ा सा और इधर जाना है। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ यहाँ पर आप देख सकते हो, ये रहा अफगानिस्तान। ठीक है, इस तरफ पड़ता है, समझ गए, अफगानिस्तान। तो ये लोकेशन आपको पता चल गई है, आपको ये अफगानिस्तान के आसपास पड़ता है एरिया। ठीक है,
ये देखिए, ये रहा इंडिया, ये सीमा लगी पाकिस्तान से, और इससे भी आगे जाकर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया आ रहा है ना, अफगानिस्तान वाला, ये रहा काबुल नदी लिखा हुआ है। तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। अब इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए फेमस है। तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हमने देख ली हैं, और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तर पश्चिम की तरफ क्या है, तो आपको बताना है किरथर और सुलेमान पहाड़ियाँ। यहाँ पे लगभग कितने साल पहले, 8000 साल पहले, कितने साल पहले, लगभग 8000 साल पहले लोगों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाना शुरू किया। क्या चीज़? गेहूं और जौ। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि लोकेशन बताइए कहाँ पर इंसान ने सबसे पहले फसल उगाना शुरू किया, तो आपको यही बताना है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने पशुपालन भी शुरू किया, भेड़ बकरी गाय भैंस गाय बैल ये सब उन्होंने पालना शुरू किया, इनको पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, अब चलते हैं एक और डायरेक्शन में, उत्तर पूर्व में। ठीक है, कहाँ चलते हैं हम? उत्तर पूर्व में। उससे पहले हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि इसकी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से रिलेटेड, तो आप यहाँ क्या बताएंगे कि लगभग 8000 साल पहले, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, लोगों ने फसल उगाना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पर फसल उगाना शुरू किया, और इसके अलावा वो क्या करते थे? पशुपालन भी करते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है गारो पहाड़ियाँ के बारे में, गारो के बारे में। तो गारो देखिए कहाँ पर है, गारो पहाड़ियाँ, और आपको लोकेशन दी है उत्तर पूर्व। ठीक है, उत्तर पूर्व, ये पूर्व, ये है उत्तर। तो यहाँ इस तरफ देखिए, ये रहा गारो पहाड़ियाँ, मिल गया ना, ये रहा गारो पहाड़ियाँ, और मध्य में यहाँ पर देखिए विंध्य, विंध्य का एरिया, ये रहा विंध्य पहाड़ियाँ। ठीक है, मिल गया ना, दोनों ही जगह मिल गई हमें, विंध्य पहाड़ियाँ और गारो पहाड़ियाँ, इन दोनों के बारे में बताया गया है। अब ये ऐसी जगह है जहाँ पे खेती का विकास हुआ, यानी यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, काफ़ी विकास हुआ खेती में, और सबसे पहले यहाँ पर चावल उपजाना शुरू किया गया विंध्य के पास। क्या? चावल। ठीक है, तो आपको अगर विंध्य का नाम आ जाए, विंध्य के आसपास का एरिया, तो उसमें चावल उगाने वाली बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि चावल पहले, सबसे पहले यहाँ पर चावल उपजाया गया। ठीक है, बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ढूंढना है सिंधु के बारे में, तो एक बार हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं कि विंध्य गारो पहाड़ियाँ किस चीज़ के लिए फेमस था? ये चावल उपजाने के लिए। ठीक है, अगर विंध्य वर्ड आ जाए तो आपको ऑप्शन में से चावल वहाँ पर टिक करके आ जाना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और किस चीज़ के बारे में बोला गया है। और हाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन क्या दी गई है, डायरेक्शंस का भी ध्यान रखना है। ठीक है, दोनों ही चीज़ें ध्यान रखनी है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु नदी देखिए यहाँ से निकली और ये है यहाँ पर। ठीक है, ये रही आपकी सिंधु नदी, ये। ठीक है, ये है आपकी सिंधु नदी, जो कि आपकी जाकर कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, और जो गंगा नदी है वो जाकर गिरती है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, ये रही गंगा नदी। ठीक है, ये यहाँ पर सुंदरवन डेल्टा भी बनता है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, और सिंधु नदी जो है ये यहाँ से निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है, और फिर अरब सागर में ये मिल जाती है जाकर एंड में। ठीक है, तो सिंधु और इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी नदी, ठीक है, सतलुज नदी, ये सब क्या है? ये यहाँ पे व्यास नदी, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियाँ, ये इसमें जाके मिल जाती हैं। तो इन नदियों का के बारे में अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये लगभग 4700 वर्ष पूर्व, कितने? 4700 साल पहले, लगभग 4700 साल पहले यहीं पर कुछ आरंभिक नगर फले फूले। क्या चीज़? आरंभिक नगर। ठीक है, आरंभिक नगर, ये ध्यान रखना है आपको, आरंभिक नगर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु नदी और उसके आसपास, आपको पता होगा ना सिविलाइजेशंस यहाँ पर पनपी थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आरंभिक नगर जो हैं, यानी रहने के लिए लोगों ने अब नगर बनाने शुरू किए, तो वो सिंधु नदी और उसके आसपास का एरिया है, मतलब उसकी सहायक नदियों के आसपास का एरिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
अब आपको ढूंढना है गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। यहाँ से निकली गंगा, ये रही, ठीक है, ये रही आपकी गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदी कौन सी है भाई? सोन है, ठीक है, ये रही इसकी सहायक नदी सोन। और यहाँ से भी निकलती है नदियाँ, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, जो मेंशन है वो यहाँ पर है सोन नदी, ठीक है। इधर इस वाले डायरेक्शन से जो निकलती है। तो गंगा और उसकी जो सहायक नदी है उनको देखना है हमें। ये ऐसा इलाका है जहाँ पे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष पूर्व हुआ? 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो इन दोनों का याद रखना है। गंगा नदी के किनारे लगभग नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ और सिंधु नदी के आसपास 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साथ ही में एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि गंगा के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि मगध की लोकेशन क्या है। क्या मगध की लोकेशन क्या है? मगध एक एम्पायर था, ठीक है, मतलब एक साम्राज्य था। मगध साम्राज्य काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो वो कहाँ पे डेवलप हुआ ये देखना है हमें। तो ये रहा मगध की जो लोकेशन है, ठीक है, ये रही, ये रहा मगध, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पर मगध, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये रहा, ठीक है, मगध इस एरिया में। चलिए वापस चलते हैं। तो आपसे बोला गया है कि गंगा और उसकी सहायक नदी सोन, इसका पता लगाइए। और गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास कौन सा क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र है आपका मगध, गंगा के इधर दक्षिण में, ठीक है। ये गंगा नदी है, ये इसका दक्षिणी तो पड़ रहा है ना। थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। गंगा है और ये रहा, देखो यहाँ पर ये गंगा नदी, इसके दक्षिण में तो बोला है, ठीक है। ये है सारा मगध का एरिया, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई थिंक आपको इतना याद हो गया होगा और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गारो और विंध्य पहाड़ियों के बारे में आपने पढ़ लिया है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आपको क्या ध्यान रखना है? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास ध्यान रखना है आपको कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व यहाँ पर क्या चीज़ें शुरू हुई थी? आरंभिक नगर बसे थे। क्या? आरंभिक नगर डेवलप होने शुरू हुए थे। इसके बाद अगर बात की जाए गंगा और उसकी सहायक नदियों की, तो यहाँ पर हमने देखा था गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के बारे में, लेकिन स्पेशली हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन नगरों का विकास लगभग कितने 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितना? 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बोला गया है कि गंगा के दक्षिण में कौन सा एम्पायर बना? गंगा के दक्षिण एरिया में तो ये बना आपका मगध, ठीक है। स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा मगध साम्राज्य, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली साम्राज्य भी था और बहुत इम्पोर्टेंट भी था। हिस्ट्री जब भी आप पढ़ते हैं तो मगध के बारे में, मगध जनपद के बारे में आप ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद है अगला आपका टॉपिक यात्रा का महत्व। देखिए हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत सारे यात्रा से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है, कि क्यों करते थे यात्रा। तो पहला तो है आपका काम की तलाश में, ठीक है। काम की तलाश में लोग एक उपमहाद्वीप से क्या करते हैं, एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, यात्रा करते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी एरिया हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, रेगिस्तान वाला एरिया हो सकता है, नदी वाला एरिया हो सकता है, या फिर ओशन भी हो सकता है, समुद्र वाला एरिया भी हो सकता है। इनके थ्रू क्या किया गया, यात्रा की गई, ठीक है। यात्राएं उस समय में, बहुत पुराने समय में जो यात्रा है वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि आज की तरह ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम पहले नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। और एक तरीके से इम्पॉसिबल सा ही था उनके लिए यात्रा करना, लेकिन फिर भी लोग यात्रा करते थे, जैसे कि काम की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह। दूसरा हो सकता है यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण, कि एक जगह आपके रिसोर्स, जो आपके रिसोर्सेज हैं, चीज़ें हैं, वो नष्ट हो गई हैं, तो आप क्या करेंगे, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर पहुंच जाएंगे ताकि आप अपना जी सकें, ठीक है, आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो सके। थर्ड है आपका, कभी कभी क्या होता है कि एक जो शासक होता है वो सैन्य अभियान करता है और दूसरी जगह पर हमला करता है और उस राज्य को, उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए उस पर हमला कर देता है। तो विजय हासिल करने के लिए या अपना जो अंपायर है उसको और ज़्यादा
फैलाने के लिए, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। फोर्थ है आपका व्यापारी, जो व्यापारी लोग होते हैं वो भी यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वो अपना जो सामान है उसको ठीक से बेच सकें। ठीक है, जो भी चीज़ जहाँ पर बढ़िया तरीके से अवेलेबल होती है वो क्या करते हैं, वहीं पर वहाँ से चीज़ें लेकर दूसरी जगह पर उसकी यात्रा करते हैं। और किस चीज़ में जाते हैं, काफिलों में वो जाते हैं। ठीक है, मतलब ग्रुप बनाते हैं और फिर जाते हैं। कभी कभी वो पानी के थ्रू जाते हैं, पानी के रास्ते जाते हैं, या फिर स्थल मार्ग भी वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वो जाना कहाँ है उनको। ठीक है, जहाज़ों का यूज़ किया उन्होंने। और प्रेशियस चीज़ें, मूल्यवान चीज़ें साथ में लेकर जाते थे और खूब सारा अपना बना लेते थे पैसा। ठीक है, मूल्यवान वस्तुएं ले आते थे, मतलब ठीक है, जो भी चीज़ें मतलब उस वक्त की, उस टाइम की हो, चाहे वो करेंसी हो, मतलब सिक्के हो, या फिर कोई एक मूल्यवान वस्तु के बदले में दूसरी मूल्यवान वस्तु मिलनी हो, कुछ ऐसा भी हो। ठीक है, इसके अलावा हम 5th पॉइंट में देखेंगे धार्मिक गुरु। ठीक है, धार्मिक गुरु यानी जो संत वगैरह, महात्मा, ये सब जो थे, या फिर पुरोहित, ये क्या करते थे, ये भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे। और इनका बेसिक चीज़ क्या होती थी, शिक्षा देना, मतलब टीचिंग्स के लिए, अपने धर्म को फैलाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा किया करते थे। एक गांव से दूसरे गांव, एक जगह से दूसरी जगह, ये ऐसे ही घूमते रहा करते थे। अब क्या अगला पॉइंट क्या है, रोचक स्थानों की खोज, मतलब एडवेंचरस चीज़ें करने के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। मतलब उनको बहुत ज़्यादा क्या होती थी, उत्सुकता होती थी, वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस प्रवृत्ति के लोग थे। ये यात्रा करते हैं और यात्राओं के अपने वृत्तांत को जो भी ये कलेक्ट करते हैं, या तो उसको लिख लेते हैं, ठीक है, और या फिर आकर फिर एक सोर्स के रूप में इसको आगे बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हिस्ट्री में हम ह्वेनसांग, फायान, इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये क्या थे, ये भी मेगास्थनीज था। तो ये सब क्या थे, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने यात्रा की, और यात्रा के बाद काफ़ी एक अच्छे रिसोर्स के रूप में हमें बहुत सारी पुस्तक वगैरह या फिर और चीज़ें हमें अवेलेबल कराई। अगला है आपका, आज के समय में यात्रा का क्या महत्व है। जैसे कि सभी को पता है, सांस्कृतिक महत्व है, जैसे कि अपनी संस्कृति को और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है, लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते ही हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि सांस्कृतिक परंपरा का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यानी एक जगह का जो ज्ञान है वो दूसरी जगह पर पहुंचता है। और ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, यानी वैश्वीकरण का टाइम है, तो एक संस्कृति जो है एक देश की या फिर एक जगह की संस्कृति दूसरी जगह पर भी पहुंच जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं, कहीं अगर हम बहुत पुराने समय की बात करें, कई सौ वर्ष पूर्व की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि लोग क्या करते थे, पत्थर तराशते थे। ठीक है, पत्थर तराशते थे। इसके अलावा संगीत की वजह से, ठीक है, और आपका भोजन बनाने के नए नए तरीके आए। ठीक है, भोजन बनाने के नए नए तरीके आए। खाना एक जगह से दूसरी जगह कि एक जगह पे जो खाना खाया जाता है उसका पता चला दूसरी जगह पर जाकर कि अच्छा ऐसा भी है। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो ये पहले भी था और ये आज भी है। ये सब चीज़ें, ग्लोबलाइजेशन पहले भी था, ग्लोबलाइजेशन आज भी है, यानी वैश्वीकरण पहले भी था। जब भी कोई एक इंसान दूसरी जगह पर जाएगा तो वो अपने साथ अपने विचार, अपना खान पान, अपनी संस्कृति, पहनावा, हर चीज़ लेकर ही जाएगा। तो सांस्कृतिक परंपरा इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। अब अगला आता है यहाँ पर देश के। तो अगर मैं बात करूँ देश के नाम पर, यानी इंडिया, भारत, इसमें नामों का क्या महत्व है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिया। इंडिया जो है इसको इंडस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या, इंडस। ठीक है, इंडस शब्द से ये निकला है। और जो इंडस आपका शब्द है, ये इसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु। ठीक है, किसमें, संस्कृत में क्या कहा गया, सिंधु। तो ये आपको इंडिया शब्द जो है वो इंडस से निकला है, और जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अब आपको एक चीज़ और बताई जा रही है ईरानी और यूनानी के बारे में। ईरान और यूनान से आने वाले लोगों ने भारत को, इंडिया को क्या कहा। तो ये जो लोग थे ये उत्तर पश्चिम से आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे ये लोग, उत्तर पश्चिम से, यानी ईरान और यूनान से। और इन ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को, यानी इस नदी को क्या बोला, अब ये ध्यान दीजिए, इन्होंने बोला है इसको हिंदोस और इंदोस। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। ईरानियों और यूनानियों ने
सिंधु नदी को बोला हिंदोस और इंदोस। और इसके जो पूर्व में एरिया पड़ता है, यानी सिंधु नदी के जो पूर्व में एरिया पड़ता है, उसको क्या बोला है इन्होंने? इंडिया। ठीक है, इसके नदी के पूर्व में जो भी भूमि क्षेत्र प्रदेश है उसको उन्होंने इंडिया कहा है। देखो एक बार मैप में देख लेते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं। देखो ये ना सिंधु नदी, इसके पूर्व में जो एरिया पड़ा है इसको इन्होंने क्या कहा है? इंडिया। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है। इंडिया जो शब्द है वो इंडस शब्द से निकला है, और इंडस को सिंधु में क्या संस्कृत भाषा में क्या बोला गया? सिंधु। अब बात करते हैं ईरानी और यूनानी जो लोग थे उन्होंने क्या बोला है इसके बारे में। तो इन्होंने जो सिंधु नदी है इसको हिंदोस और इंदोस कहा है, और इस हिंदोस और इंदोस के पूर्व में जो एरिया पड़ता है, कहाँ पे? पूर्व में जो एरिया पड़ा है उस पूरे एरिया को क्या बोला है इन्होंने? इंडिया। ठीक है, इतना सा याद रखना है आपको। इसके बाद भरत नाम के पीछे क्या कहानी है? भारत। तो ये आपके भरत नाम से निकला है। ठीक है, और ये जो भरत नाम का जो यूज़ है ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन से लोगों के लिए किया गया? ये किया गया उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक ग्रुप के लिए। ठीक है, भरत नाम का प्रयोग किसके लिए किया गया? उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए। ठीक है, लोगों का एक समूह है उनके लिए। और इस ग्रुप का नाम जो है वो लगभग 3500 वर्ष पूर्व भी मेंशन किया गया था। ठीक है, और ऋग्वेद में भी ये चीज़ मेंशन है। कहाँ पर? ऋग्वेद में। हमारे पास 4 वेद हैं। ठीक है, उनमें सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद, इसमें भी भरत नाम मिलता है। ठीक है, तो बाद में इसका जो यूज़ है भरत का वो भारत देश के यूज़ में, मतलब भारत देश के लिए किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हिंदोस से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसके अलावा भरत नाम से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अतीत के बारे में कैसे जाने। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है स्रोत के बारे में। ठीक है, अतीत यानी इतिहास, ऐसा हुआ था। ठीक है, अतीत का मतलब होता है ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारे पास जो स्रोत है, वैसे तो काफ़ी सारे स्रोत है काल के हिसाब से, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? तो पांडुलिपि जो है वो इंग्लिश के एक वर्ड मैन्यूस्क्रिप्ट से बना है। ठीक है, क्या वर्ड है आपका? मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट। इसमें जो मेन्यू वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? हाथ से। ठीक है, मतलब इसका मतलब है हाथ यानी हैंड। तो रिटन बाय हैंड, इसका मतलब कह सकते हो जो हाथ से लिखी गई है। ठीक है, जो हाथ से लिखी गई है। तो इस मेन्यू शब्द का मतलब होता है हाथ, और इसका मतलब होता है हाथ से लिखी गई। और ये जो मेन्यू शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेन्यू, तो मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है इंग्लिश में पांडुलिपि को, और मेन्यू का मतलब होता है हाथ। ठीक है, तो ये जो पांडुलिपि है ये बेसिकली आपने पहले भी पढ़ा होगा। यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये एक पांडुलिपि की है, मतलब एक मैन्यूस्क्रिप्ट की है। अब देखो जैसे आज के टाइम में कागज़ वगैरह अवेलेबल है, अब उस वक्त तो था नहीं, तो एक तरीके से कह सकते हैं स्टार्टिंग हो रही थी लिखने की, तो जो भी चीज़ें मिली, जो तरीका उनको सही लगा उन्होंने वही यूज़ किया। तो क्या तरीका था उनको बनाने का? आप कह सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें थी जिस पर लिखते थे। जैसे कि हम बात करें स्पेसिफिकली पेड़ की, तो हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक पेड़ का नाम है भुर्ज। ठीक है, तो इस भुर्ज नाम का जो पेड़ है इसकी छाल से बनाया जाता था भोजपत्र। ठीक है, इसकी छाल से बनाया जाता था भोजपत्र, और इस पर लिखा जाता था। ठीक है, ताकि उसको सेव करके रखा जाए और जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर रहें एकदम। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कह सकते हैं कि ताड़ पत्रों पर या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था, और ये इस तरीके का कुछ होता था जिसको सेव करके रखा जाता था। लेकिन इतनी सेव ये चीज़ कहाँ रह पाती थी, कई साल बाद नष्ट हो ही जाती थी, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से फट गई या फिर बेकार हो गई, कीड़े वगैरह ने खा लिया, तो ये सब चीज़ें भी हुई थी। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कागज़ ही तो है, एक तो कागज़ की एक फॉर्म ही तो है जो कभी ना कभी तो ख़राब हो ही जानी है। ठीक है, इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं इसके अलावा जो सोर्सेज हैं वो हमें और जगह से भी मिले हैं, जैसे कि मंदिरों से मिले हैं। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, मतलब पांडुलिपि जो है ये हमें कहाँ कहाँ से मिली है? मंदिरों से मिली हैं, विहारों से मिली हैं। ठीक है,
और विहार क्या होता है, जहाँ पर आपने सुना होगा, मतलब पढ़ा भी होगा कि जो बौद्ध जो भिक्षुक होते हैं वो रहते हैं, ठीक है, विहारों में रहने की जगह होती है ये। इसके अलावा धार्मिक पुस्तक लिखी गई हैं, ठीक है, धार्मिक मान्यताओं व्यवहारों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में भी लिखा गया है। राजाओं की जीवनी के बारे में भी लिखा गया है, ठीक है, औषधियों के बारे में भी लिखा गया है। इसके अलावा विज्ञान से रिलेटेड जो भी कुछ इन्वेंशंस हुए होंगे, आविष्कार, उनके बारे में भी लिखा गया, यानी उस वक्त जो भी कुछ इम्पोर्टेंट लगा वो ही लिख दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। यहाँ पर हमें महाकाव्य, कविता, नाटक ये भी देखने को मिलता है सोर्सेज में। अगर हम स्रोत की बात करें तो स्रोत के रूप में हम इनको भी देखते हैं। इनसे भी हमें काफ़ी हद तक पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ होगा। भाषा की बात करें तो संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा में भी हमें काफ़ी सारे स्रोत मिले हैं। और यहाँ पर प्राकृत भाषा जो है उसका प्रयोग आम लोग किया करते थे, ठीक है, मतलब जो कॉमन लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। अब ये भी हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड टाइप का हमारे पास अब सोर्स कौन सा है, सॉरी बाबा रिसोर्स बोल देती हूँ। सेकंड टाइप का हमारे पास स्रोत कौन सा है। वैसे तो मैंने बात की थी स्रोत कई तरीके के होते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं पांडुलिपि और अभिलेख की। तो अभिलेख ऐसा स्रोत है, बेसिकली हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जब लोग लिखना पढ़ना जानते थे, ठीक है, कुछ लिपि बन चुकी थी। तो यहाँ पर अभिलेख किसको कहते हैं? अभिलेख ऐसे लेख होते हैं जो पत्थर पर या फिर किसी धातु पर, यानी किसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे, मतलब खोद दिए जाते थे, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये आपका एक अभिलेख है, उसका एक एग्जाम्पल है। तो अभिलेख में और पांडुलिपि में यही डिफरेंस है कि पांडुलिपि जो है, मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो खराब हो जाती थी, लेकिन अभिलेख जो है वो खराब नहीं होते थे। आपने अशोक का अभिलेख देखा होगा, ठीक है, अशोक के बारे में काफ़ी अभिलेखों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और बेसिकली इन अभिलेखों में होता क्या था, जो राजा होते थे उनके जीवन के बारे में, कि उनके जीवन में क्या क्या स्पेशल चीज़ें हुई या फिर कह सकते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें घटित हुई, जैसे कि उनके विजय से रिलेटेड, ठीक है, या फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या अचीव किया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, है ना। मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ या लड़ाइयाँ की उन्होंने कहाँ पे जीत हासिल की, वो सब वो अभिलेखों के ऊपर लिखवा दिया करते थे, ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक याद रहे लोगों को। इसके अलावा आदेश वगैरह भी लिखवाते थे कॉमन लोगों के लिए, कि ये राजा के आदेश हैं, इनका सबको पालन करना है। इस तरीके की चीज़ें अभिलेख में लिखवाई जाती थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे एक चीज़ पूछी जा सकती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। लगभग कितने साल पुराना है? 2250 साल पुराना एक अभिलेख है, और ये आपका कहाँ से मिला है? अफ़गानिस्तान से। कहाँ से मिला है? अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान के कंधार से। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान के कंधार से, ठीक है। और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? नेम मेंशन है अशोक, ठीक है, इसके ऊपर अशोक मेंशन है। और काफ़ी अलग तरीके से इसमें चीज़ें लिखी गई हैं, लिपि का प्रयोग किया गया है, मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं, संकेत बने हैं, ठीक है। तो ये जो अभिलेख है इसके बारे में देख लेते हैं। प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यूनानी और अरामेइक, ठीक है, इन दोनों नाम से दो अलग अलग लिपियों और भाषाओं में ये लेख है, ठीक है, यूनानी और अरामेइक, ठीक है, अलग अलग लिपि है ये, ठीक है। तो लिपि अलग है तो ऑब्वियस सी बात है भाषा भी कुछ अलग हो ही गई। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अफगानिस्तान के कंधार से जो अशोक का अभिलेख मिला है वो कौन सी लिपि में है, ठीक है। ऑप्शन में आ सकता है यूनानी लिपि में, फिर है अरामेइक लिपि में, या फिर बोथ हो सकता है। तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग लिपियों में है, ठीक है। ये जो अभिलेख है इसका यूनानी और अरामेइक लिपि में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और शब्द आता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद। अब हमें ये तो पता है कि हमारे पास स्रोत है, लेकिन उस स्रोत को देखेगा कौन, उसका अध्ययन कौन करेगा, ठीक है। तो यही है, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट
ये क्या करते हैं कि हिस्ट्री में जो जो चीज़ों के अवशेष मिले हैं ना, वहाँ जाके उसकी स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? उसकी स्टडी करते हैं, मतलब उन सब चीज़ों के ऊपर स्टडी करते हैं काफ़ी सालों तक, और फिर पता लगाते हैं कि ये किस समय की है और किस तरीके से यूज़ की जाती होंगी चीज़ें। ठीक है, अब इन चीज़ों में जो पुरातत्वविद है वो क्या क्या चीज़ें देखता है। ठीक है, ईंटें हो सकती है, ईंटों से बनी हुई कुछ इमारतें हो सकती हैं, इमारतों के अवशेष, कुछ चित्र हो सकते हैं जिन्हें देखकर वो पता लगाते हैं। ठीक है, कुछ मूर्तियाँ हो सकती हैं। ठीक है, वहीं कुछ और चीज़ें हो सकती है, जैसे औजार हो सकते हैं, हथियार। ठीक है, बर्तन वगैरह, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में भी मेंशन है, बर्तन हो सकते हैं, कुछ आभूषण उस वक्त जो लोग पहनते होंगे। ठीक है, गहने वगैरह। आभूषण के अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं? सिक्के वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास? स्रोत, जिनको पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं और चीज़ों का पता लगाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज के टाइम में भी देखा होगा, कुछ ना कुछ न्यूज़ में आता ही रहता है कि वहाँ से एक साइट मिली है जहाँ से ये सारी चीज़ें कुछ इनमें से मेंशन हुई है, जिससे एक पर्टिकुलर टाइम का पता लगता है। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो आप देख रहे हो इससे रिलेटेड है, ये जो पात्र है, मतलब ये जो बर्तन है, ये जो बर्तन आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये लगभग 4700 वर्ष के में पहले प्रयोग किया गया होगा, इस तरीके का कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। ठीक है, और ये जो है सिक्के जो नज़र आ रहे हैं, ये चांदी के सिक्के हैं, काफ़ी पुराने। ठीक है, और इस तरीके के सिक्कों का जो प्रचलन है, प्रयोग है, वो लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। कितना? 2500 वर्ष पूर्व। तो आज के टाइम में जो सिक्के यूज़ होते हैं और ये जो सिक्के आपको नज़र आ रहे हैं, इनमें काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो पात्र है, ये जो बर्तन है, ये लगभग 4700 साल पुराना है, और ये जो है ये वाला, ये 2500 साल पुराना सिक्का है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वर्ड है इतिहासकार। ठीक है, एक वर्ड है इतिहासकार। इतिहासकार क्या होता है कि इन सब स्रोतों के बारे में जब उसको पता चल जाता है तो वो उनके द्वारा की हुई स्टडी को ही अपना स्रोत बना लेता है। ठीक है, मतलब जो पुरातत्वविद मतलब पुराने समय के जो चीज़ें हैं उनको अध्ययन करने वाला, वो जो स्रोत बताता है, उनसे जानकारी निकाल कर देता है, तो वो जानकारी क्या करते हैं? इतिहासकार उस जानकारी को ही कंसीडर करते हैं और उसके हिसाब से ही आगे बताते हैं चीज़ें। ठीक है, मतलब उनके द्वारा प्रयोग किए गए स्रोत को ही वो यूज़ में लाते हैं, और इन्हीं स्रोतों की सहायता से वो धीरे धीरे क्या करते हैं? अतीत का पुनर्निर्माण, क्या करते हैं? पुनर्निर्माण करते हैं, यानी दोबारा से अतीत को बताने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ होगा उस समय में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन आया हुआ है, पहले पूछा गया क्वेश्चन है कि अतीत एक या अनेक। अब इस चीज़ का सिंपल सा मतलब है, आपकी जो बुक है उसका जो टाइटल है वो है हमारे अतीत। तो ये अतीत को देखकर तो ऐसा लग रहा है ना कि ये तो सिर्फ एक है, मतलब एक वचन है, सिंगुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अतीत शब्द का प्रयोग यहाँ पर बहुवचन के रूप में हुआ है। ठीक है, क्योंकि अतीत का अलग अलग समूह के लिए अलग अलग मायने हैं। जैसे कि एक किसान है, एक कृषक है, और एक राजा है, एक व्यापारी है। ठीक है, तो किसान की जो ज़िंदगी होगी वो अलग तरीके से है, राजा की जो लाइफ थी वो अलग तरीके से थी, व्यापारी जो है उसने अलग तरीके से एक्सपीरियंस की चीज़, यानी उसका उस समय को लेकर अनुभव अलग था। तो जब सबके अलग अलग अनुभव है तो सबका अतीत एक कैसे हो सकता है? तो अतीत एक नहीं है, बल्कि अतीत कैसे हैं? अनेक हैं। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि हमारे अतीत में कि सिंगुलर नहीं है, बहुवचन है। ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग मायने थे लाइफ को लेकर। दूसरी चीज़ ये बनती है कि राजा जो है, राजा की लाइफ के बारे में तो फिर भी पता था कि उसने चीज़ों को लिखवा दिया। ठीक है, उससे हमें अभिलेख या पांडुलिपि से पता चलता है उसकी लाइफ के बारे में, लेकिन जो आम लोग थे उनकी ज़िंदगी के बारे में तो ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं थी, है ना। आम लोगों के बारे में तो, क्योंकि वो राजा थोड़ी ना थे, वो इतने बड़े लोग थोड़ी ना थे कि अपनी लाइफ के बारे में इतना कुछ, इतने बड़े लेवल पे कुछ लिखवा पाते। तो उनकी लाइफ की जो चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, वो किसी को भी नहीं पता। ठीक है, जो भी कुछ पता चलता है इनके अभिलेखों से ही पता चलता है कि उस वक्त लोगों के लिए क्या आदेश थे, क्या कानून थे, क्या नियम थे, लेकिन आम लोगों की जो
ज़िंदगी की जो चीज़ें थी, अनुभव थे, वो ज़्यादा पता नहीं है। काफ़ी हद तक पता है लेकिन सब कुछ ही पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि राजा के पास अपना लेखा जोखा होता था, इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं होता था, ठीक है। ये लोग क्या खाते थे ये अलग चीज़ है। अब आम लोग थे, वो कैसे अपना गुजारा करते थे, वो क्या खाते थे, वो अलग चीज़ है। तो जब सब कुछ ही एक्सपीरियंस अलग है ज़िंदगी का, तो एक अतीत कैसे हो सकता है। तो इसका अर्थ होगा, अतीत शब्द का प्रयोग हमने यहाँ पर एक वचन के रूप में नहीं बल्कि बहुवचन के रूप में किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने बताने की कोशिश की है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है तिथियों का मतलब। तिथि बताने की कोशिश की आपको। टाइमलाइन मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब होता है, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसमें ये जो समय है ये है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा, यहाँ पे हम ईसा मसीह को रख देते हैं, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय, इसको हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। और एक होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय, ठीक है, इसको हम बेसिकली ईसवी बोल दिया करते हैं, ठीक है। तो ईसा पूर्व का जो समय है उसको हम बीसी या फिर ईसा पूर्व कहते हैं। जैसे कि हमने बोला है 2000 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म से 2000 साल पहले, ठीक है। और इसके अलावा हम मतलब आज के इसको आरंभिक बिंदु मानते हैं। क्या मानते हैं, आरंभिक बिंदु, ठीक है। और उसमें फिर उससे पहले का जो समय है उसमें क्या लगाते हैं, ईसा पूर्व। तो जब आप ईसा पूर्व देखते हैं तो ये पता लगा लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का, इतने टाइम पहले का समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ देख लेते हैं। इंग्लिश में बीसी, ठीक है, बोलते हैं किसको, ईसा पूर्व को, जिसका मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। कभी कभी तिथियों में हमने एडी भी लिखा देखा है। तो एडी का मतलब क्या होता है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी 2 लेटर से मिलकर बना है और ये लैटिन शब्द हैं दोनों ही, जिसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष, ठीक है। एनो डोमिनी, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से, यानी यहाँ से चीज़ें शुरू हो गई, एडी, ठीक है, यहाँ से चीज़ें शुरू हो गई। इसके बाद का जो टाइम है वहाँ पर आप क्या लगाते हैं, एनो डोमिनी, एडी। उससे पहले क्या लगाते हैं, बीसी, ठीक है। कई जगह पर एडी की जगह पर सीई या फिर बीसी की जगह पर क्या देखा है आपने, बीसीई, बीसीई की जगह, ठीक है। तो एक बार देखो इसको ध्यान से, एडी की जगह पर आपने क्या देखा है, सीई, ठीक है। सीई का मतलब क्या होता है, कॉमन एरा, क्या होता है, कॉमन एरा। और बीसी की जगह पर आपने क्या देखा है, कई बार बीसी की जगह पर क्या लगा देते हैं, बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कई बार यूज हो जाता है, सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। वर्ल्ड में अलग अलग देशों में कैलेंडर जो हैं वो अब सामान्य हो गए हैं, मतलब कॉमन हो गए हैं। तो इस तरीके से अब इसका यूज़ होता है। लगभग 200 वर्ष पूर्व ये चलन हो गया था शुरू, ठीक है, ये चीज़ चलन में आ गई थी। कभी कभी अंग्रेजी के बीसी अक्षरों का प्रयोग होता है, इसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, बीपी शब्द का। कभी कभी कौन से शब्द का यूज होता है, बीपी, इसका मतलब क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, यानी वर्तमान से पहले। इसके अलावा ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ठीक है। कृषि का आरंभ, ये आपकी इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, डेट्स हैं जो आपको एग्जाम से पहले ज़रूर याद ही रखनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कृषि का आरंभ ये हमने देख लिया था लगभग 8000 साल पहले, ठीक है, 8000 साल पहले। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब आए, 4700 साल पहले, मैंने लिखवा दिया आपको पहले ही वैसे तो। फिर है गंगा घाटी के नगर, या फिर कह सकते हैं कि मगध जो है वो बड़ा साम्राज्य कब बना, लगभग 2500 साल पहले, ठीक है। और वर्तमान की बात करें तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका एकदम अच्छे से कंप्लीट। इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बुक में से सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिया है और पूरा का पूरा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको कराया है, ठीक है। तो इस चैनल के साथ बने रहिए सभी, और सभी इंपॉर्टेंट कॉलम आपको पढ़ने हैं बुक में, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। और आप यूपी टेट वाली साइट उस पर भी जा सकते हैं प्लेलिस्ट पर, और सी टेट वाली दोनों प्लेलिस्ट देख सकते हैं।
प्रैक्टिस सेट है वो भी लगा सकते हैं। तो चलिए अपनी तैयारी करते रहिए, आपका जो एग्ज़ाम है उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए और आई होप आपका एग्ज़ाम आई विश की बहुत अच्छा जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।